Good morning, students. Yesterday we have discussed the meaning of startup and the ways or the various schemes made for the startup by the government of India. Now, in today's class, we will discuss how to raise the capital, how to invest, मीन्स हाउ टू रेज द फाइनेंस ऑफ द स्टार्टअप. जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रेजिंग ऑफ फाइनेंस, दो पॉइंट्स थे हमारे पास, ओनर्स फंड और वी विल चूज़ बोरोड फंड. तो यहाँ हम देखेंगे कि स्टार्टअप की कैपिटल को या फाइनेंस को कैसे हम रेज कर सकते हैं और कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं. द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज़ सेल्फ फंडिंग. सेल्फ फंडिंग जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें आपको आपका जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो भी इन्वेस्टर्स, जो भी पार्टनर्स का खुद का जो प्रॉफिट है, खुद का जो मनी है, वो अगर एज अ कैपिटल स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया जाएगा तो वो किस में आएगा? सेल्फ फंडिंग में. मतलब हम अपना खुद का पैसा जब अपने स्टार्टअप, अपने बिजनेस में लगाएंगे तो वो सेल्फ फंडिंग में आएगा. खुद का मीन्स ओनर्स, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स या पार्टनर्स. ओके, तो वो सेल्फ फंडिंग में आएगा. नेक्स्ट इज क्राउड फंडिंग एज अ फंडिंग ऑप्शन. क्राउड फंडिंग अब एक न्यू ऑप्शन आ गया है, एक न्यू मेथड आ गया है कि कैपिटल को हम इसके थ्रू रेज कर सकते हैं. क्राउड फंडिंग एक तरह से बोरोड फंड की तरह होता है. ये वर्क कैसे करता है इसको हम देखेंगे. बोरोड फंड में जैसे कि आपने पढ़ा था कि हमने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या न्यूज़पेपर या किसी के भी थ्रू हमने ये डाल दिया पब्लिकली कि दोज हु वांट टू परचेज आवर डिबेंचर्स, दोज हु वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी इन आवर कैपिटल कंपनी, दे कैन कम एंड टेक द डिबेंचर ऑफ द कंपनी. या फिर हमारे पास पब्लिक डिपॉजिट था. तो कहने का मतलब हम एडवर्टाइजमेंट करते थे. क्राउड फंडिंग में क्या है, ये न्यू ऑप्शन है अपनी स्टार्टअप के बिजनेस के लिए कैपिटल को रेज करने का. इसमें क्या करता है, जो एंटरप्रेन्योर होगा वो पूरी मार्केट में, क्राउड में, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है क्राउड, एक पब्लिक एरिया में, एक क्राउडेड एरिया में एंटरप्रेन्योर जाके अपने बिजनेस की सारी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स, रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट, वो सब लोगों के बीच, पब्लिक के बीच डिस्कस करेगा. साथ ही साथ वो ये भी बताएगा कि उसको ये पैसे जो लोग इन्वेस्ट करेंगे वो किसके लिए काम आएंगे. मीन्स कैपिटल को रेज करने के लिए, असेट्स को ख़रीदने के लिए, या मशीनरीज पे को ख़रीदने के लिए, या लोन को चुकाने के लिए. तो वो जो पैसे उसको चाहिए वो किस पर्पज़ में यूज़ करेगा, कितना उसे अमाउंट चाहिए, कितना लोगों से उसको हेल्प चाहिए. तो वो सारी बातें, सारी डिटेल्स इन अ पब्लिक ऑनर, इन अ क्राउड एरिया वो डिस्कस करेगा. पहली तो ये कि कंपनी या स्टार्टअप की कितना अमाउंट लेके हम चले हैं, क्या हमारा प्रोडक्ट है, क्या इसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, प्लस हमें इसे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ रही, क्यों हम क्राउड फंडिंग को यूज़ कर रहे हैं, क्या रीज़न है, कितना हमें अमाउंट चाहिए, किस पर्पज़ के लिए चाहिए, वो सब पब्लिक एरिया में डिस्कस करेगा. फिर उसमें से जिनको भी, जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए, जो भी ये सोचेंगे कि ठीक है स्टार्टअप में हम इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर जब भी ये स्टार्टअप एक अच्छे बिज़नेस के फॉर्म में आ जाएगा तो हमारा ही नाम होगा. लेकिन याद रखिए, इसका मनी जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको बैक मिले, मतलब ये पैसा उनको रीपे हो, ये ज़रूरी नहीं है. तो उस पब्लिक एरिया में जो भी दोज हु वांट टू इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट देयर कैपिटल, देयर मनी इन द स्टार्टअप, दे कैन गो एंड इन्वेस्ट. तो ये होता है क्राउड फंडिंग कि बीच में, पब्लिक के एरिया में बीच में हम बैठ के अपने जो भी हमारा पर्पज़ है, जिसके लिए हम आए हैं, जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको हम डिस्कस करें और लोगों को अट्रैक्ट करें ताकि वो अपना मनी हमारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें. ये होता है क्राउड फंडिंग. ओके, ये न्यू अभी मेथड आया है
हालांकि बहुत कम ही अडॉप्ट किया जाता है, बहुत लोग इस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं थ्रू क्राउड फंडिंग, क्योंकि उनको रीपे नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज गेट एंजल इन्वेस्टमेंट इन योर स्टार्टअप। क्राउड फंडिंग में एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वो ये कि जो मनी पब्लिक में या कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पूरा कंसर्न, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो क्राउड फंडिंग में स्टार्टअप के लिए इन्वेस्ट करेगी, वो एज अ डोनेशन होगा। जैसे हम बड़ी बड़ी NGOs को देखते हैं कि बच्चों के लिए जो NGOs चल रही हैं या पुअर पीपल के लिए जो NGOs चल रही हैं, तो जो भी हाई रेप्यूटेड या हायर क्लास के जो लोग होते हैं वो अमाउंट कुछ डोनेट करते हैं, इसलिए नहीं कि उनको वापस मिलेगा, बल्कि सिर्फ इसलिए कि उनकी हेल्प हो पाए और कहीं ना कहीं हम भी उसमें उस NGO में कहीं ना कहीं इंक्लूड हो पाए। तो ये एक तरह का डोनेशन होता है। नेक्स्ट एंजल इन्वेस्टमेंट जिसको हम कह रहे हैं, उसमें कोई ना कोई एक इंडिविजुअल होगा जो स्टार्टअप इंटरप्राइज में इंटरेस्टेड है, तो वो अपना मनी इन्वेस्ट कर सकता है। बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो स्टार्टअप में हेल्प करने के लिए, कि बस वो स्टार्टअप जो बिज़नेस हमारा जो अभी बहुत स्मॉल साइज़ में है, उसमें अगर हम इन्वेस्ट करें तो कहीं ना कहीं हम उसमें ओनर या शेयर होल्डर बनने के भी हकदार हो जाएंगे, राइट्स हमें मिल सकते हैं। तो जैसे गूगल है, याहू है या अलीबाबा वगैरह हाई जो साइट्स हैं या हाई इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसमें इन्वेस्ट करती हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें अमाउंट उनको रिटर्न मिलता ही मिलता है। जब भी स्टार्टअप के पास इतना अमाउंट हो जाएगा कि वो उनका अमाउंट वापस कर सकें, तो यहाँ हायर रिटर्न के साथ साथ स्टार्टअप इंटरप्राइज को ये एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं इनको वापस करना होता है। क्राउड फंडिंग में वापस नहीं होता है, क्योंकि एक तरह का डोनेशन होता है। यही डिफरेंस होता है क्राउड फंडिंग और एंजल इन्वेस्टमेंट में। ओके, नेक्स्ट इज गेट वेंचर कैपिटल फॉर योर बिजनेस। वेंचर कैपिटल एक तरह से प्रोफेशनल्स होते हैं जो हायर अमाउंट में स्टार्टअप इंटरप्राइज में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि ये जनरली उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो। क्यों? क्योंकि इनको अपना रिटर्न चाहिए होता है। ये एज अ डोनेशन, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वो नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशनलिस्ट होते हैं और कहीं ना कहीं इनको अपना अमाउंट जो ये इन्वेस्ट करते हैं इनको रीपे चाहिए होता है, वापस इनको चाहिए होता है। तो ये जनरली उसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से इनको पे बैक मिल सके, जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो और वो इनको इनका पैसा वापस देने में कैपेसिटी इसकी इतनी हो कि वो इनको अपना पैसा वापस मिल पाए। तो ये होती है। नेक्स्ट है रेज मनी थ्रू बैंक लोन्स। तो ये तो बहुत इजी है और इसको हमने बोरोड फंड में भी देखा हुआ था कि अगर किसी कंपनी या किसी बिज़नेस को अपना कैपिटल रेज करना है तो वो थ्रू बैंक भी कर सकता है, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि इसमें आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी, कोई ना कोई मॉर्गेज रखना होता है। लेकिन इसमें क्या है कि आप बैंक से लोन लेकर भी अपनी कैपिटल को, मतलब स्टार्टअप अपनी कैपिटल को रेज कर सकता है। बहुत सारे इंडियन बैंक्स हैं जैसे SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक्स, बहुत सारे ऐसे बैंक्स भी हैं जो आज के टाइम पे स्टार्टअप से कोई भी सिक्योरिटी या मॉर्गेज नहीं लेते। मीन्स आप स्टार्टअप अगर लोन लेने जाएगी तो उनको बिना किसी मॉर्गेज, बिना किसी सिक्योरिटी गिरवी रखे हुए उनको लोन बैंक प्रोवाइड करेगी, ठीक है। लेकिन उनके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो या तो सीधा सीधा आप जाकर बैंक से लोन ले लीजिए विदाउट गिविंग एनी सिक्योरिटी, विदाउट गिविंग एनी मॉर्गेज, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये भी होता है अपने कैपिटल को रेज करने का। नेक्स्ट इज गेट बिजनेस लोन्स, NBFCs। NBFCs मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जैसे कि अभी हमने आपको प्रीवियस पॉइंट में बताया 5th में कि बैंक, बहुत सारे कम ऐसे बैंक हैं जो
बिना सिक्योरिटी बिना मॉर्गेज के आपको लोन प्रोवाइड करती है आपके बिज़नेस के लिए, स्टार्टअप के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सिक्योरिटी दिए बिना आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे, या अगर सिक्योरिटी नहीं ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उनके होते हैं, कुछ ना कुछ उनकी पॉलिसी होती है। लेकिन ये NBFCs क्या होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़, ये बैंक से बहुत हट के होती हैं। ये उन एरियाज़ में होती हैं जहाँ पर बैंक कम नंबर्स में हैं, या अगर हैं भी तो वो स्टार्टअप को लोन देने में मतलब लोन नहीं दे पा रहे हैं। उनके कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि स्टार्टअप बैंक से लोन नहीं ले पा रही, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस जो बैंक की है और स्टार्टअप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के थ्रू लोन ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, उसमें फ़ायदा एक ये होता है कि आपको कोई सिक्योरिटी, कोई भी मॉर्गेज आपको देना नहीं होगा, प्लस इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी कुछ खास नहीं होती हैं। तो बैंक से हट के ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं वो छोटे छोटे ही अमाउंट का, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होता है, मींस शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, यही दो टर्म के बीच में स्टार्टअप को ये लोन प्रोवाइड करती हैं। एक चीज़ यहाँ पर करेक्शन है थोड़ा सा, यहाँ पर एक्सेस टू कन्वेंशनल बैंकिंग सर्विसेज हैं, यहाँ पर आप बैंकिंग सर्विसेज कर लीजिएगा। ओके, तो ये NBFCs होती हैं जो बैंकिंग से हट के लोन प्रोवाइड करती हैं फॉर द स्टार्टअप विदाउट टेकिंग एनी सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट प्रोग्राम्स दैट ऑफर स्टार्टअप कैपिटल। गवर्नमेंट ने स्टार्टअप की कैपिटल को रेज़ करने के लिए और स्मॉल बिजनेस को और डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने खुद कई सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं, ताकि जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, मीन्स स्टार्टअप का जो वर्क है और इम्प्रूव हो सके और वो और डेवलप हो सके। इसके लिए उन्होंने दो स्कीम्स बनाई, एक सेंट्रल बेस्ड और एक स्टेट बेस्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स जो सेंट्रली वर्क करेंगी, स्टेट बेस्ड जो स्टेट वाइज वर्क करेंगी। सेंट्रल के लिए इन्होंने कई इनोवेटिव प्रोग्राम्स बनाए ताकि जो इनके प्रोडक्ट्स या कंपनीज़ के जो प्रोडक्ट है और टाइम टू टाइम इनोवेट होते रहें। दूसरा, 10 लाख तक का स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को बेनिफिट देने का या लोन देने का इन्होंने स्कीम बनाई। तीसरा है, इन्होंने जो MSME सेक्टर है, MSME मीन्स माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, स्मॉल बिजनेस से जो और छोटे स्मॉल स्केल बिजनेस होता है उसको हम कहते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। इस तरह के जो बिज़नेस हैं उनको खुद गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करती है और कैपिटल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होता है। स्टेट वाइज अलग अलग स्कीम्स बनी हैं, इसको आप बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है, हाँ कुछ स्कीम्स ऐसे बनाई गई हैं जो स्पेशली रूरल एरियाज़ में जो स्टार्टअप हैं हमारे उनको डेवलप करें। लाइक राजस्थान स्टार्टअप फेस्ट, ये स्पेशली राजस्थान के एरिया और उसमें राजस्थान के जितने भी एरियाज़ हैं उसमें जो स्टार्टअप लोगों ने इंक्रीज़ किए हैं, स्टार्टअप को डेवलप किया है, लॉन्च किया है, उसके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई और इस स्कीम के थ्रू उनको या तो लोन मिलेगा या तो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये थे आपके हाउ टू रेज द कैपिटल फॉर स्टार्टअप एंटरप्राइज। ये कुछ ऑप्शंस थे जिनके थ्रू आप अपने स्टार्टअप की कैपिटल को रेज कर सकते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स वो प्रोसेस जिसमें न्यू प्रोडक्ट का लॉन्च हो, डेवलपमेंट हो, वो प्रोडक्ट या वो बिज़नेस जो पहले हमारा क्या था, स्मॉल बिजनेस में था, अब हम उसको न्यूली लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। और दोज पर्सन हु आर एंगेज्ड इन दिस प्रोसेस नोन आर एंटरप्रेन्योर्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, इन्होंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो आपने अपने खुद के इनोवेटिव आइडियाज़, खुद के थॉट्स, खुद के
स्किल्स बेस्ड पे बनाए हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आपकी। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसको हम आईपीआर कह रहे हैं, वो राइट्स हैं जो आपको आपकी प्रॉपर्टी से अलग ना होने का, या आपको ये जो राइट्स हैं आपको अपनी खुद की प्रॉपर्टी मिल रहा है, ताकि ये आपकी प्रॉपर्टी या आपके जो भी राइट्स हैं वो और कोई यूज़ ना कर पाए। जैसे आपने सुना होगा कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है, जब हम कोई भी बुक, कोई भी ऑथर या राइटर अपनी बुक लिखता है तो वो पोएम कोई और पर्सन आगे पीछे करके उसको यूज़ ना कर पाए अपने पोएम में या अपने बुक में, उसके लिए हम क्या करवाते हैं, कॉपीराइट, ताकि वो कोई चीट ना कर ले, ताकि वो कोई चीज़ कॉपी ना कर पाए, इसके लिए हम कॉपीराइट यूज़ करते हैं। सेम विथ दिस, चलिए लेट्स स्टार्ट। Intellectual property, that is IP, systems can be critical in helping new ventures transform their innovation potential and creativity into market value and competitiveness. Intellectual property rights, that is IPR, allow innovative entrepreneurs to protect their inventions. It also gives an edge over your competitor. वही चीज़ जो भी मैंने बताया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसको आपने अपने खुद के इनोवेटिव माइंड, इनोवेटिव थॉट्स, अपने स्किल्स, अपने खुद के क्रिएटिवनेस से बनाया है, ठीक है। और आईपीआर ये वो राइट्स हैं जो कि आपकी खुद की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको दिए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, ताकि वो प्रॉपर्टी कोई दूसरा चीट ना कर ले, कोई दूसरे को ट्रांसफ़र ना हो पाए। टू protect this intellectual property, the government has been given IPR, intellectual property rights. Definition यहाँ देख लेते हैं हम IPR की क्या है। इसको दो IPR मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को दो कैटेगरी में हमने यहाँ डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड्स इन्वेंशंस, जिसको हम पेटेंट्स कहते हैं, जिसमें आते हैं ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, जोग्राफिक इंडिकेशंस। मीन्स इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या आएगा, वो डिज़ाइंस, वो ट्रेडमार्क्स, वो इंडिकेशंस जो हमारी कंपनी और हमारे ही ब्रांड के लिए यूज़ होती है। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक आपने देखा होगा प्रोडक्ट के पीछे ऐसे यू लिखा रहता है और उसमें लिखा रहता है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो वो यू जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का प्रोडक्ट है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हाँ, लाइक ऐसे टिक मार्क बना रहता है, तो वो किसका साइन होता है, सिंबल, वो आई थिंक नाइक का होता है शायद, आई एम नॉट कन्फर्म कि नाइक का ही होता है शायद। तो वो करेक्ट का साइन बना है, दैट इज़ कि दिस इज़ द सिंबल विच इंडिकेट द नाइक प्रोडक्ट्स। अब वो जो सिंबल है उस पर उन्होंने क्या करवा के रखा है, उस पर वो ट्रेडमार्क करवाएंगे ताकि वो सिंबल, वो मार्क, वो इंडिकेशंस कोई और कॉपी ना कर पाए। एक सिंबल उन्होंने बना दिया, इससे पता चलेगा, पब्लिक के लिए भी क्लियर है कि वो मार्क जहाँ भी दिखेगा इट मीन्स कि वो नाइक के प्रोडक्ट है, और ये दूसरों के लिए भी इंडिकेशंस है कि वो कोई कॉपी ना कर पाए। इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। सेकेंड है कॉपीराइट। कॉपीराइट हमारा लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क के लिए होता है। जैसे हमारा कोई हमने डिज़ाइंस बनाया, कोई हमने पेंटिंग बनाया, या हमने कोई बुक लिखी, उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉपीराइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट refers to the general term for the assignment of property rights on these assets. तो एक तो हो गए हमारे साइंस, ट्रेडमार्क्स, डिज़ाइंस और इंडिकेशंस के लिए, ये कौन से होंगे, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। दूसरे होंगे हमारे कॉपीराइट जो हमारे आर्टिस्टिक वर्क और लिटरेरी वर्क के लिए होते हैं। जैसे किसी ऑथर ने या किसी राइटर ने बुक लिखा, किसी ने कोई पेंटिंग बनाई, ठीक है, ये सब आर्टिस्टिक वर्क के लिए कॉपीराइट यूज़ होता है। और ये दोनों ही राइट किस में आएंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी, टू प्रोटेक्ट द वर्क फॉर अदर्स, ताकि कोई और उसे कॉपी ना कर पाए। ओके,
आई होप कि अब तक आप IPR और IP समझ गए होंगे। मूविंग टुवर्ड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ IP, क्यों हमें IP की ज़रूरत पड़ी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, ये कॉन्सेप्ट कब आया या इसकी क्या इम्पोर्टेंस हो। IPR का कॉन्सेप्ट हमारा इसलिए आया कि स्टार्टिंग में शायद कुछ ऐसा हुआ होगा कि हमने कोई न्यू डिज़ाइंस बनाए तो किसी ने चीट कर लिया, किसी ने कॉपी कर लिया, तो वो चीज़ जो हमारे खुद की आइडियाज़, हमारे खुद की क्रिएटिविटी के थ्रू बनाया हुआ वर्क है या कोई बिल्डिंग है या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं इंटैंजिबल एसेट्स, तो उसके कोई कॉपी ना कर पाए, इसके लिए ये IPR जो कॉन्सेप्ट है वो आया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मार्केट वैल्यू, हमारी जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं इनकी मार्केट वैल्यू को और इंक्रीज़ करने के लिए IPR का कॉन्सेप्ट आया। बुक में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपने खुद के व्यूज़ लिखें। जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं इसको नोट कर लीजिए। IPR इंटैंजिबल एसेट्स के लिए यूज़ होता है। मार्केट वैल्यू, जो भी हमारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनकी मार्केट वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए, हमारे लोगों से हमारे प्रोडक्ट को अलग करने के लिए। भाई सिंबल अगर हम बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्ट तो हो ही रहा है, साथ ही साथ दूसरे के प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट को अलग करने के लिए, कोई एक अलग पहचान के लिए भी हम ये सिंबल का यूज़ कर रहे हैं। तो IPR सिर्फ इसीलिए नहीं है कि टू प्रोटेक्ट द वर्क, टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी, बल्कि इसलिए भी है ताकि हमारा प्रोडक्ट की आइडेंटिटी जो है वो दूसरे प्रोडक्ट की आइडेंटिटी से अलग हो। लोग सिंबल देख के ही पहचान जाएं कि ये प्रोडक्ट इस कंपनी या इस ब्रांड का है। तो इजी टू असेस, ये भी आप लिख सकते हैं। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर आपको कोई और पॉइंट्स आएँ तो वो भी हम डिस्कस करेंगे या किसी और बुक में, क्योंकि आई थिंक इसमें इतना ज़्यादा अच्छा पॉइंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। अब तक जिसको नहीं समझ में आया वो इसके थ्रू प्लीज़ समझ लें, वरना इसके बाद फिर क्लियर हो पाना मुश्किल है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। किस किस चीज़ पे कॉपीराइट लगेगा, किस चीज़ पे पेटेंट लगेगा, किस चीज़ पे ट्रेडमार्क लगेगा, अभी वो क्लियर हो जाएगा। तो द वेरी फर्स्ट, कॉपीराइट। लेट्स सी, प्रोटेक्शन गिव्स द कॉपीराइट होल्डर the exclusive right to copy the work, modify it, that is create derivative works and distribute, perform and display the work publicly. कॉपीराइट हमारा उस वर्क के लिए होता है जो रिटन होता है, जो रिटन वर्क होता है या आर्टिस्टिक वर्क होता है, उसके लिए हम कॉपीराइट लेते हैं। रिटन वर्क मीन्स like author writes the book, writer writes the book ना, तो ये जो written work होता है इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉपीराइट लेते हैं। बुक के पीछे आपने देखा होगा, कभी स्टार्टिंग बुक कभी देखिएगा तो उसमें @ कॉपीराइट वो लिखा रहता है। तो ये इसलिए लिखा रहता है ताकि उस बुक का जो भी कंटेंट है वो कोई और सेम टू सेम कॉपी कर ना ले। इस चीज़ के प्रोटेक्शन के लिए हम कॉपीराइट लेते हैं, हम मीन्स राइटर या ऑथर। और ये कॉपीराइट ट्रांसफ़र भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने बुक लिखा और कॉपीराइट करवा लिया, अब मेरे इजाज़त के बगैर, मेरे परमिशन के बगैर वो जो कंटेंट है वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम चाहें तो इस चीज़ को हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अगर किसी को चाहिए वो बुक या वो कंटेंट चाहिए तो इन रिटर्न ऑफ मनी हम वो कॉपीराइट का जो राइट है वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कॉपीराइट कैन बी ट्रांसफरेबल। ओके, पेटेंट्स सिंपल वर्ड में ये समझ लीजिए कि पेटेंट्स हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या उसमें फ़र्दर इन्वेंशन या मॉडिफिकेशन हम करें डिज़ाइंस में या किसी भी चीज़ में, तो उसके लिए हम पेटेंट लेते हैं। लाइक आर्किटेक्चर या इंजीनियर,
उसने अपने माइंड से, भाई बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, सबके अलग अलग माइंड है, सबके अलग अलग क्रिएटिविटी है, तो हमने अपने माइंड से लाइक आई एम अ इंजीनियर एंड आई हैव डिसाइडेड द डिज़ाइन टू मेक अ बिल्डिंग, टू मेक अ बिल्डिंग ऑफ अ स्कूल। हमने डिसाइड कर लिया कि ये स्ट्रक्चर हमारे स्कूल की बिल्डिंग का होगा। अब वो स्ट्रक्चर बिल्डिंग का, चाहे वो स्कूल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे कोई टावर हो, चाहे कोई भी बिल्डिंग हो, वो डिज़ाइन, वो इन्वेंशन, वो मॉडिफिकेशन कोई और कॉपी ना कर ले, उसके लिए हम क्या करेंगे, पेटेंट्स लेंगे। और पेटेंट्स लेने के बाद जो भी हमारे बिल्डिंग के डिज़ाइंस हैं, जो भी स्ट्रक्चर है, वो कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक ब्रांड नेम की तरह होता है। चाहे आप किसी एक ब्रांड का नेम सजेस्ट कर लें या फिर अपने ब्रांड के नेम के लिए किसी एक सिंबल को सजेस्ट कर लें, और वो सिंबल आपका प्रोटेक्शन होगा, वो सिंबल आपका प्रोटेक्ट होगा, और जिसके अंदर वो प्रोटेक्ट होगा वो होगा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक तरह से ब्रांड नेम होता है। चाहे आप कोई नेम रख लीजिए अपने ब्रांड का, और या तो कोई सिंबल या कोई वर्ड जो आपके प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग करे, उसकी आइडेंटिटी अलग हो, डिस्टिंग्विश करे। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल बताया था, देखिए वही चीज़ आ गई, नाइक। नाइक का ट्रेडमार्क क्या है, ये करेक्ट साइन जो है वो क्या है, ट्रेडमार्क है नाइक कंपनी का। ये सिंबल देखते ही लोग समझ जाएंगे कि ये प्रोडक्ट कौन सा है, नाइक का प्रोडक्ट है। साथ ही साथ ये सिंबल अगर ट्रेडमार्क है कंपनी का, तो ये कोई भी दूसरी कंपनी, एक प्रोटेक्शन आपको दी जाती है कि कोई भी दूसरी कंपनी आपका सिंबल यूज़ नहीं कर सकती, ना ही आपके सिंबल यूज़ करके अपने कंपनी के प्रोडक्ट को सोल्ड कर सकती है। तो ट्रेडमार्क ब्रांड नेम होता है। ब्रांड नेम में चाहे आप किसी नेम यूज़ करिए, चाहे कोई वर्ड यूज़ करिए, चाहे कोई सिंबल यूज़ करिए, वो सिंबल आपका अदर कंपनी से आपके प्रोडक्ट को अलग करेगा, डिस्टिंग्विश करेगा, एक अलग आइडेंटिटी देगा, और साथ ही साथ लीगल प्रोटेक्शन भी देगा, ताकि दूसरी कंपनी आपके सिंबल को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को सोल्ड ना कर पाए। इसी तरह से कई सारे, आप ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लाइक वो है एडिडास का है शायद, @ करके कुछ ऐसा है, आप देख लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ना समझ में आए तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये होते हैं आपके IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नेक्स्ट क्लास के लिए स्मॉल बिजनेस। जो अब तक हम पढ़ते हुए आए स्मॉल बिजनेस, वो एक्चुअल होता क्या है और उसकी मीनिंग, प्लस स्मॉल बिजनेस के लिए जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स बनाई, और एक स्मॉल बिजनेस का रूरल एरिया में क्या रोल है। रूरल एरिया मीन्स विलेज एरिया में एक स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है, किस तरह जो स्मॉल बिजनेस है वो हमारा रूरल एरिया को डेवलप करने में हेल्प करता है। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो वो स्मॉल बिजनेस का ये कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। रीड इट, learn it, and if you have any doubt then ask to me. Okay.